अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। जैसा कि कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हम अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जो हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का फोर्थ सेमेस्टर का डीएससी का जो बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है उसको हम 2 महीने में कंप्लीट करेंगे। तो उसी की आज फर्स्ट क्लास है। तो हम फर्स्ट क्लास में आज डिस्कस करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है और अल्टीमेटली हमको इसे करने से क्या फायदा होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो उसको भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं RDT। टेक्नोलॉजी क्यों बोला जाता है? टेक्नोलॉजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम किसी एक टेक्निक के बारे में बात करते हैं। टेक्निक मतलब कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसको हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट प्रोटोकॉल्स है वो टेक्निक्स है और उस टेक्निक से आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। डीएनए तो आप सब जानते हैं, डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट अगर हम बोले तो रिकम्बाइन या रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, री मतलब अगेन, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजों को जोड़ो। तो अगर हमारे पास डीएनए है डीएनए 1 और दूसरा एक वैरायटी का डीएनए जिसको हम नाम देते हैं डीएनए 2, और आप इन दोनों डीएनए को साथ में जोड़ देते हो तो जो बनता है दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बहुत ही सिंपल है कि आपको लेना है एक डीएनए और उसमें दूसरे डीएनए को जोड़ देना है। पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा आप करेंगे क्यों? क्या जरूरत पड़ी है आपको इसको करने की? यहाँ पे आते हैं हम, कौन सा डीएनए ले, क्योंकि इसकी जरूरत तभी पड़ेगी जब आप कोई स्पेसिफिक काम करे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो डीएनए 1 लेते हैं, ये डीएनए 1 एक ऐसा डीएनए है जिससे एक वेरी स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है जिसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब है जिसकी आपको जरूरत पड़ती है, जिसकी बहुत जरूरत है। उस प्रोटीन को कोड करने वाले डीएनए की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसलेस एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उन एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे जिससे हमको कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट मिल सके। तो हमारा बेनिफिशियल प्रोडक्ट कौन है? हमारा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है एक ऐसा डीएनए जिससे हमको स्पेसिफिक प्रोटीन्स मिल सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमको एक प्रोटीन जो सबसे कॉमन है वो है इंसुलिन। जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ। मान लीजिए इंसुलिन हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में लैब में रेडी करना है। तो ये इंसुलिन कौन बनाता है? ये इंसुलिन बनाता है पैंक्रियास नामक एक ऑर्गन। अब ये पैंक्रियास क्या करता है? इस पैंक्रियास के स्पेसिफिक सेल है जो इस इंसुलिन को बनाते हैं। पर अगर ये पैंक्रियास फंक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा? इंसुलिन नहीं बनेगा। अब जिसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उनको होता है डायबिटीज, क्योंकि उनके बॉडी में इंसुलिन बनता नहीं है। तो उनको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन या सप्लीमेंट दिया जाता है। तो ये इंसुलिन ये ह्यूज स्केल में बनता कहाँ होगा? तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप इस इंसुलिन को लैब में बना लीजिए। तो लैब में अगर मुझे इंसुलिन बनाना है तो ये इंसुलिन है क्या? ये इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है। ये प्रोटीन बनता कहाँ से है? ये प्रोटीन बनता है आरएनए से। और आरएनए कहाँ से बनता है? आरएनए बनता है डीएनए से। तो अब उल्टा प्रोसेस में देखते हैं कि ये इंसुलिन बनाने वाला जो आरएनए है और इस आरएनए को कोड करने वाला जो डीएनए है, ये डीएनए है मेरा डीएनए 1।
कि अगर मैं इस डीएनए को निकाल लूं तो उससे मैं लैब में इंसुलिन बना सकती हूँ। पर क्या पैंक्रियास के सेल में एक छोटा सा डीएनए होगा? नहीं, पैंक्रियास के सेल में एक लंबा सा डीएनए होगा और उस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं जीन, जो इस प्रोटीन इंसुलिन को कोड करता होगा। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि इस पोर्शंस को कट करके सिर्फ इतना सा पोर्शन निकाल लेंगे। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। हम बात कर रहे हैं इस पूरे डीएनए में से उतने से पोर्शन की जो इंसुलिन बना सकता है। तो इतने से पार्ट ऑफ जीन को मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरे इंटरेस्ट का जीन है, तो इसको मैं बोलती हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी हम किसकी बात किए? हम एक ऐसे सैंपल की बात किए या एक ऐसे डीएनए की बात किए जिस डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले डीएनए, कौन सा डीएनए? जिसके अंदर में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है। पर ये डीएनए है कहाँ पे? ये डीएनए है सेल के अंदर। तो हमको करना क्या है? सबसे पहले तो हमें इस सेल को सिलेक्ट करना होगा जहां से मुझे ये डीएनए लेना है। तो सबसे पहला स्टेप है सेल का सिलेक्शन, जहां से आपको डीएनए आइसोलेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। देखिए, हम डीएनए में जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से कट करके निकालेंगे। पर आइसोलेट क्या करोगे? आइसोलेट करोगे डीएनए। फिर इस आइसोलेटेड डीएनए में से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करोगे। पूरा का पूरा डीएनए आपके काम का नहीं है। आपका जितना पार्ट जिससे प्रोटीन बन रहा है उतना पार्ट आपका काम है। तो आप पूरे डीएनए में से सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करोगे। अब आइसोलेट करने के बाद अब एक आपके पास एक छोटा सा फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए आ जाएगा जिससे वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है। तो आगे क्या करेंगे हम इस प्रोटीन को अगर ऐसे ही रख देंगे, मतलब सॉरी, ऐसे डीएनए को अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो इससे प्रोटीन तो नहीं बन पाएगा। तो इस डीएनए को मुझे किस में डालना पड़ेगा? मुझे सेल के अंदर डालना पड़ेगा। जब सेल के अंदर आप डालोगे तब जाके इस सेल में दो स्टेप होगा। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तब जाके आपका प्रोटीन बनेगा। तो इस स्टेप के लिए आपको इस डीएनए को इसके अंदर घुसाना है। अब डीएनए खुद ब खुद घुसेगा नहीं, तो डीएनए को हमको भेजने के लिए हमको लगेगी गाड़ी, जो कि है हमारा वेक्टर। इस वेक्टर में आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दो। जब ये जुड़ जाएगा तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट को आपको डालना है सेल के अंदर। जब आप इस रिकॉम्बिनेंट को सेल के अंदर डालोगे तो सेल के अंदर में एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाएगा और ये जो सेल हो जाएगा इसको हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, पर जितना इजी सुनने में लग रहा है इतना इजी प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने लिखा वो लिखा था कि आपको सेल का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सेल्स की। सेल्स में आपके पास एनिमल सेल हो सकता है, आपके पास प्लांट सेल हो सकता है, आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। इन सब के अंदर डीएनए होता है और हर एक में किसी ना किसी के अंदर में कुछ अच्छा सा प्रॉपर्टी तो होता ही है। जब ये अच्छा सा प्रॉपर्टी होता ही है तो उसमें क्या होगा?
उस प्रॉपर्टी के लिए हम ये रिकॉम्बिनेंट काम कर रहे हैं। तो अब कैसे करना है? तो आपको इन सेल को लेना है। अब और एक क्वेश्चन है कि क्या हम एक सेल लेंगे, सिंगल सेल से, वन सेल से क्या आपको डीएनए मिल जाएगा? तो आंसर है नहीं मिलेगा। आपको कम से कम एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ सेल्स लेना है ताकि आपको माइक्रोग्राम्स ऑफ डीएनए मिल सके। तो इसके लिए आपको एक सेल तो काम नहीं आएगा, तो आपको पहले इन सेल्स का कल्चर बनाना होगा। आपको इन सेल्स का कल्चर बनाना होगा। कल्चर कैसे बनाते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा कि कोनिकल फ्लास्क में अगर आप मीडिया बना लो, बैक्टीरिया अगर ग्रोथ करना है तो हम न्यूट्रिएंट अगर मीडिया बनाते हैं, इस मीडिया के अंदर आप अपने बैक्टीरिया को डाल दो जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाएगी। तो इससे क्या होगा? बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाएंगे। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि जब बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाए तो आपको सेल के अंदर के डीएनए का जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने ये 3 वैरायटी के सेल लिए, जो भी आपका डिजायर्ड हो। अगर आपका प्लांट सेल डिजायर्ड सेल्स है तो आप प्लांट सेल ले लीजिए, जो भी आपके डिजायर्ड है उन डिजायर्ड सेल्स को आप ले लीजिए। सेल लेने के बाद अब आप इसका कल्चर करेंगे। इस कल्चरिंग को बोलते हैं स्केल अप करना। स्केल अप का मतलब होता है जितना आपने दिया है उससे ज्यादा मिलना, दैट इज स्केल अप। तो आप कल्चर कर लिए, तो कल्चर करने के बाद अब आपके पास इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये क्लियरली पिक्चर बैठ जाए कि सबसे पहला स्टेप है मुझे सेल्स इकट्ठे करने हैं, फिर उस सेल्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाना। सेल के नंबर को बढ़ा रहे हो मतलब आप क्या बढ़ा रहे हो? सेल के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो। जब आप सेल के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली डीएनए का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। यहां तक होप्सो कि आपको समझ में आ गया हो। तो अगर यहां तक आ गया है तो यस लिखे। यहां तक समझने के बाद अब हमको सेल से सेकेंड स्टेप है सेल से डीएनए को निकालना। इस सेल से डीएनए को निकालना। तो अभी तो हमने बहुत सारे सेल्स बनाए, तो अगर मैंने बहुत सारे सेल्स बनाए तो ये सेल्स अगर माइक्रोबियल सेल्स है, प्लांट सेल्स है, तो ये सेल्स तो इंटैक्ट होता है और इन सेल्स के अंदर आपके डीएनए होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है तो सेल तोड़ दोगे तो मिल जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए अगर आपको लेना है तो आपको उस तरह से काम करना होगा कि सेल्स में से डीएनए बाहर आ जाए। अब सेल में से डीएनए बाहर आने का एकमात्र उपाय है कि आप सेल को तोड़ दो, तो स्टेप बन जाएगा सेल लाइसिस। तो ये डीएनए निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको सेल का लाइसिस करना है। लाइसिस मतलब फोड़ देना। जब आप सेल का लाइसिस करोगे तो क्या होगा? सेल के अंदर का जो लिक्विड है वो लिक्विड बाहर आ जाएगा और जितना सेलुलर पार्ट है वो भी आ जाएगा। सेलुलर पार्ट जैसे सेल का छिलका, आउटर कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो निकल जाएगा, साथ ही लिक्विड पार्ट आ जाएगा। अब इस लिक्विड पार्ट में क्या होगा? इस लिक्विड पार्ट में होगा प्रोटीन, इस लिक्विड पार्ट में होगा डीएनए, इस लिक्विड पार्ट में होगा आरएनए। तो नेक्स्ट स्टेप, अब शायद दिमाग में बैठ रहा हो कि मैंने बहुत सारे सेल बनाए, फिर अगला स्टेप में मैंने सेल को फोड़ दिया। सेल को कैसे फोड़ते हैं वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, वो हम फिर से डिटेल में जब रिवाइज करेंगे तो पढ़ेंगे। सेल को फोड़ना कैसे, तोड़ना कैसे।
सेल तोड़ने के बाद अब आया प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। अब आप सेल में कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड करिए, या ये जो सॉल्यूशन बना है ये सेलुलर और इसको, इसमें से आपको केमिकल्स ऐड करना है, किसमें, लिक्विड में। पर था सॉल्यूशन कैसा, जहां पे सेलुलर पार्ट विथ लिक्विड था। तो मुझे अब ये दोनों को अलग अलग करना है, डेब्रिस या कचड़े को अलग करना है और लिक्विड को अलग करना है। कैसे करोगे? लिक्विड को अलग करने के लिए आपको यूज करना है एक टेक्निक जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो ये जो कचरा है, क्योंकि ये वजनदार है, ये आपके ट्यूब के नीचे में बैठ जाएगा। ये आपका एपेंड ऑफ ट्यूब, यहाँ पे पूरा कचरा जो है वो नीचे बैठ जाएगा और यहाँ पे पूरे में आपका लिक्विड रहेगा। इस लिक्विड का कंटेंट क्या होगा? ये लिक्विड होगा ये तीनों चीज। आ गया होगा? अगर आ गया है तो एक थंब दिखाएं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये हो गया लिक्विड। अब इस ट्यूब में से आप लिक्विड को बाहर निकाल लीजिए, एक अलग से एपेंडॉफ में डाल लीजिए। ये पूरा आपने लिक्विड इसका फिल कर दिया। ये कचरा वाला जो एपेंडॉफ है इसको आप छोड़ दीजिए, दूसरे डिस्कार्ड कर दीजिए और ये ले लीजिए। अब इसमें से हमको इसमें कुछ ऐड करने हैं केमिकल्स, और इन केमिकल्स के कारण अब हमारे ट्यूब के अंदर में बन जाएगा लेयर्स। कैसे लेयर्स बन जाएगा? हमारे पास एक नीचे लेयर बनेगा, ठीक है, मिडिल में एक लेयर बनेगा और अपर में एक लेयर बनेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा केमिकल लिया है, उसके अकॉर्डिंग लेयर बनेगा डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, या फिर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ऐसे लेयर्स बन जाएंगे। आपको क्या चाहिए? डीएनए प्रेफर हम इसको करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर में ट्रांसपेरेंट पार्ट दिख जाता है डीएनए का, बीच में प्रोटीन पार्ट जो ट्रांसलूसेंट दिखता है, और फिर उसके नीचे दिख जाता है आपका आरएनए। अब क्या करोगे? अब इस डीएनए को माइक्रोपिपेट के हेल्प से अलग कर लो। अब इस अलग से ट्यूब में आप सिर्फ अपना डीएनए का सॉल्यूशन डालो। एक्सपेरिमेंटली अगर समझो तो ये सॉल्यूशन जो है ये कलरलेस है, आपको दिखेगा ही नहीं कि इसमें डीएनए है या नहीं है। तो इस कलरलेस सॉल्यूशन में से अगर डीएनए है तो उस डीएनए को हमको देखना पड़ेगा। तो इस डीएनए को देखने के लिए हम इसमें डालते हैं चिल्ड इथेनॉल। जब आप चिल्ड इथेनॉल डालते हो तो डीएनए का जो सॉल्युबिलिटी है ये चेंज हो जाता है। तो वो पानी से, जो उसका केमिकल था जिसमें वो डिसॉल्व था, उस पानी से अलग होना स्टार्ट करता है और यहाँ पे आपको थोड़े से सस्पेंशन में दिखता है, जो कि आखिरी में नीचे में बैठ जाता है। अगर आप ऐसा करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करते हो तो आपके पूरे सॉल्यूशन में से डीएनए आपको नीचे में ऐसा पेलेटेड दिखेगा। तो इससे क्या हो गया? इससे आपका डीएनए पूरा आइसोलेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारे पास डीएनए आ चुका है। अब पूरे सेल के जितने भी डीएनए हैं वो सारे डीएनए आ जाएंगे और हर एक सेल का जो होल जीनोम है ये पूरा जीनोम आ जाएगा। पर यहां मेरा काम खत्म नहीं होता। मुझे इस पूरे डीएनए में से वो पार्ट चाहिए जो
स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस पार्ट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये फेमस है। तो अब मेरा काम है कि इस पूरे डीएनए में से मैं उस फेमस प्रॉपर्टी वाले डीएनए को काट के बाहर निकाल दूं। इसको काटने के लिए आपको चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब आप अगर सिलेबस देखोगे तो आपको इसमें दिखेगा कि अलग से टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस क्या है? रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एक तरह की कैंची है। तो सीजर का काम क्या होता है? काटना। तो ये भी इसको काट देगा। तो ये जो कटा हुआ पार्ट आया, ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट से फायदा क्या? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपके लिए जरूरी था, इसीलिए आप इतना मेहनत कर रहे थे। इतना सारा डीएनए सेल का कल्चर करना, फिर उसमें से उसको छांटना, फिर छांट के सारे सेल डीएनए को निकालना, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना, फिर ये आपके हाथ में आएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इतने स्टेप्स को आज के लिए यही खत्म करते हैं और कल हम एक बार रिवाइज करेंगे और हम समझेंगे कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है। तो कल का जो लेक्चर होगा, जो आपके डे 2 का लेक्चर है, इस डे 2 के लेक्चर के लिए आपको स्पेसिफिकली पढ़ाया जाएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है। आपको कल पढ़ना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे डिटेल में? इसके नामकरण से शुरू करके इसकी एक्टिविटी तक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RE लिखते हैं। सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो मेन हेडिंग डला हुआ है न्यूक्लियस, उसके अंदर में 3 वर्ड लिखा है, एक है एंडोन्यूक्लियस, एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमारा डे 2 का टॉपिक ओवरऑल न्यूक्लियस ही रहेगा और उसके अंदर हम ये सारा चीज पढ़ चुके। जब हम ये पढ़ लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे कि ये एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कैसे कर रहा है। हमको हर स्टेप में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पीछे जाना है, स्टार्टिंग को रिवाइज करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो आज जितना हमने पढ़ाया है उस ड्राइंग के माध्यम से बढ़ाया है और आप अपने कॉपी में इस तरह से ड्रॉ करके ही समझिए। आप अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लिखना कैसे है, कैसे इसका सिनॉप्सिस बनेगा, ये भी बताऊंगी, पर पहले आप टॉपिक को समझिए कि मेरे को रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कैसे करना है, कैसे मेरा रिकॉम्बिनेशन बनेगा, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए क्लास को यही एंड करते हैं। इतने से पार्ट को फिर से देखिए, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि कल आपके पास फिर से इसके आगे का लेक्चर, आगे का डिस्क्रिप्शन पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।